ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? बोलिए भाई। तो सुबह सुबह की क्लास कैसी रहेगी हमारी? मैंने आप लोगों से पहले भी पूछा था। तो आज तो 9:30 है और जल्दी भी कर सकते हैं हम लोग। मतलब है कि हम लोग डिसाइड करेंगे वो तो, कि कौन सा टाइम हमारे लिए सही रहता है। तो थोड़ा सुबह उठने की आदत डालिए, ठीक है? सुबह उठेंगे, थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे, फ्रेश रहेंगे, तो पढ़ाई में भी ध्यान लगेगा, ठीक है? जितना जल्दी उठते हैं टाइम हमारे पास उतना ज़्यादा होता है सुबह सुबह। चलिए भाई, देखो, आ जाइए सभी लोग, सो दैट कि हम स्टार्ट कर सकें। कल हमने केमिकल बॉन्डिंग के काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए थे, और आज की क्लासेस के बारे में भी मैं बता देता हूँ। स्पेशल क्लासेस हैं जो टाइम 11:30 से क्लास स्टार्ट होगी। नेक्स्ट जो स्पेशल क्लास होगी, आज केमिकल बॉन्डिंग को फिनिश कर देंगे। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको एक तरफ रखेंगे, राइट? केमिकल बॉन्डिंग के प्रीवियस ईयर्स हमने सारे कर लिए हैं, और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हमने कंप्लीट कर लिया है। सॉलिड स्टेट चल ही रहा है यहाँ पे, एंड ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। तो अब अगर आप चाहते हैं किसी दूसरे टॉपिक के प्रीवियस ईयर स्टार्ट किए जाएं, तो आप लोग प्रेजेंट रहना। स्पेशल क्लासेस में हम मोस्टली क्वेश्चंस ही देखेंगे, यहाँ पर हम यूट्यूब पे सारे कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है? तो जिन बच्चों ने सॉलिड स्टेट नहीं पढ़ा था उन लोगों के लिए यहाँ पर सॉलिड स्टेट और ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री चल रही है। तो कल सुबह भी क्लास है, आपको स्केड्यूल मिल ही जाता है, ठीक है? और ये बात ध्यान रखना, इस क्लास के जस्ट बाद 11:30 पे हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे। तो एवरी वन ऑफ यू शुड बी प्रेजेंट। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो कैसा लग रहा है पहले तो बताओ भाई, ये फर्स्ट सुबह क्लास हो रही है, तुम मुझे देख के पता लगा सकता है तुम्हें, तुम लोगों को, कि सुबह उठना एक महाभारत है। पर हमने कोशिश की, क्या मजा आ पाएगा सुबह पढ़ने में? बोलो भाई, सुबह वाले टाइम के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप लोग? और जल्दी किया जाए तो क्या मजा नहीं आ जाएगा? क्या तुम्हें तो मजा आ ही जाएगा। तुम्हें क्या करना है, तुमने तो बेड पे लेट के सिर्फ आंखें खोलनी है और स्क्रीन पे देखना है। मुझे करना पड़ता है प्रिपरेशन तो सारी, ठीक है? बहुत अच्छी बात है। चाय वगैरह जो है वो ले लीजिए, अपने रूम में बैठ जाइए, अपनी कॉपी वगैरह खोल के, ठीक है? बस यही, इससे क्या होता है, मेरी जो कोशिश है वो यही है कि हम सभी लोग सुबह स्टार्ट करें। तो उससे क्या होगा कि आप इसी बहाने जल्दी उठ जाएंगे। और एक बार देखो, शुरू में तो आंखों में ऐसा लग रहा होगा, जो बच्चे रोज नहीं उठते, जैसे कि मैं सब क्यों बता पा रहा हूँ सुबह कैसा लग रहा होगा, क्योंकि मैं भी सुबह सुबह उठता नहीं हूँ। तो सुबह सुबह आंखों में ऐसा लगता है ऐसे जैसे किसी ने मिर्ची डाल रखी हो, ठीक है? तो ये उनके लिए है जो सुबह सुबह नहीं उठते हैं कभी भी। हाँ, वेरी गुड। तो चलिए, सही है। तो हम सुबह करेंगे स्टार्ट और जल्दी। तो एक बार मुझे थोड़ा सा टाइम का और आइडिया दे दीजिए, क्योंकि कल भी 9:30 है। धीरे धीरे टाइम को चेंज करते हैं, एकदम से टाइम चेंज करेंगे ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। तो 7:30 के आसपास क्लास स्टार्ट कर लिया करेंगे। 7:30 कैसा टाइम लग रहा है सुबह सुबह? बोलो भाई, मजा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है, चलो तो आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं। भाई आप लोग सभी जानते हैं कि पहली बात तो ये बात ध्यान रखना, जो अनअकैडमी पर जब मैं क्लासेस की बात करता हूँ तो वो फ्री क्लासेस हैं, उसका अभी कोई चार्ज नहीं है। आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करनी है। काफ़ी बच्चे मुझसे बार बार पूछ रहे हैं, सर आप मिल ही नहीं रहे वहाँ पे। तो इसी वीडियो के नीचे लिंक भी है, तो उस पर क्लिक कर लो। वीडियो के नीचे लिखा होगा जो अनअकैडमी ऐप पे प्रोफाइल है, उसके थ्रू भी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर कहीं भी वो कोड पूछ रहा है आपसे कि भैया सर हमें तो वहाँ पे कुछ कोड डालना पड़ रहा है, तो कोड मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कोड इज APR10, इसको यूज कीजिए। इसको यूज करेंगे तो आपको एक्सेस मिल जाएगा वीडियोस का। ऑल्सो अगर आप किसी सब्सक्रिप्शन को ले रहे हैं तो भी आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो एक चीज़ों को पहले समझिए, कुछ टाइम बाद अपने आप सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। और बहुत सारे टीचर्स हैं, जेबी सर भी हैं, और आज तो पूरे दिन ही क्लास है, आप जानते हैं बात। आज का शेड्यूल जो है, बहुत ज़्यादा क्लासेस हैं आप लोगों की, ठीक है? तो इसलिए अपने डेटा जो है आज को बचा के रखिए उसको। बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। इंटरेस्टिंग बात तो ये है। तो भैया सॉलिड स्टेट में एक बार आ जाते हैं, लास्ट टाइम हम कहाँ थे? और हर क्लास को ध्यान से पढ़िए। अगर आप सोच रहे हैं कि जब हम एग्जैक्टली वहां पहुंच जाएंगे एंड में तब इस वीडियो लेक्चर को देखेंगे, तो याद रखना समझ में नहीं आएगा। क्योंकि चाहे आपने मेरे कोई भी रिकॉर्डेड फॉर्म में या कहीं भी लेक्चर देखे होंगे, तो हर बार पढ़ाते वक्त कुछ चीजें नहीं होती हैं, कुछ सीक्वेंस अलग होते हैं, ठीक है?
तो सॉलिड स्टेट में भाई अभी तक मैं रिवाइज करा देता हूँ आप लोगों को। 1D से 2D की बात तो मैं बता ही चुका था। 2D से 3D जब जाते हैं हमारे काम की चीज ये हुई। अब देखो एग्जाम में क्या आएगा। 2D में हमारे पास दो चीज है, क्या? स्क्वायर क्लोज पैकिंग, जितने भी प्रीवियस ईयर हैं एक एक करके सारे बैठ के करा दूंगा क्लास में, और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये दो पॉसिबिलिटीज थी हमारे पास। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो ये बातें ध्यान आएंगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, ठीक है। स्क्वायर क्लोज पैकिंग की पैकिंग एफिशिएंसी याद रखना 78.5%, हेक्सागोनल क्लोज पालेगी 90.6%। अब हम जानते हैं यहां से 3D की तरफ चलेंगे जब हम, तो 3D में जाने पर दो पॉसिबिलिटीज और आ जाती हैं। ए टाइप अरेंजमेंट और ए बी टाइप अरेंजमेंट। इसकी यूनिट सेल सिंपल क्यूबिक है, इसकी यूनिट सेल बीसीसी है, राइट। ये मैं आप लोगों को पहले भी पढ़ा चुका हूं। इसके अलावा जब यहां से 3D में मूव करते हैं तो दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। देखो एक है ए बी अरेंजमेंट, ए बी, जिसको हम HCP के नाम से जानते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और यूनिट सेल क्या है इसकी? हेक्सागोनल, राइट। ये बात पढ़ चुके हैं। और जब हम बात करते हैं ABC की, तो इसको बोलते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग, और यूनिट सेल जो है इसकी FCC है। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इन सब के बारे में आपको दो चार बातें पता होनी चाहिए। Z, A और R के बीच में रिलेशनशिप, पैकिंग एफिशिएंसी, और लास्ट कोऑर्डिनेशन नंबर, राइट। वॉइड का आइडिया हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज कोई बात नहीं। सिंपल क्यूबिक के लिए Z1, BCC के लिए 2, हेक्सागोनल के लिए 6, FCC के लिए 4। A इज इक्वल टू 2R फॉर सिंपल क्यूबिक, A√3 बॉडी डायगोनल की हम टच करते हैं इज इक्वल टू 4R। ये हमने पढ़ा नहीं। A√2 इक्वल टू 4R पढ़ाने का मतलब कुछ खास जरूरत भी नहीं है इसकी, ठीक है। चलिए पैकिंग एफिशिएंसी जो है 52.4, पैकिंग फैक्टर पूछेंगे, जब पैकिंग फ्रैक्शन पूछेंगे तो 0.52 हो जाएगा, ठीक है। BCC के लिए 68%, ये सब रिवीजन करा रहा हूं मैं, दोनों ही 74% में आता है। मैंने आपको बताया है कि ये दोनों जो पैकिंग है, याद रखना। अब क्वेश्चंस करने का टाइम आ गया हमारा। मैं बहुत क्लासेस से आप लोगों को थियरी पढ़ा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि वो थियरी जरूरी थी। अब देखना हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कैसे होते चले जाएंगे। HCP और CCP इन दोनों को ही क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर कहा जाता है। और ये सब बातें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब तुम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते हो तो उनको सिर्फ ऐसी नजरों से देखते हो कि इस क्वेश्चन का आंसर कैसे आ जाए डायरेक्ट, बस। मैं आपको एक स्टेटमेंट बताऊंगा कि हर वर्ड जो लिखा है, अगर एग्जामिनर ये भी कह रहा है ना क्वेश्चन में कि एटम्स को स्फीयर कंसीडर कर लो हार्ड, तो उसने ऐसा क्यों लिखा है? अगर वो इस बात को नहीं लिखता तो क्या चेंजेस हो जाते हैं? तो हमें हर पॉइंट को अगर समझना है तो एक एक बात को समझ में आना चाहिए कि क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इनको कहा जाता है, ये क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में नहीं आते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने हर तरीके से प्रूव किया है। इसमें 6, हर एक एटम का 8, चाहे बॉडी सेंटर वाला हो या कॉर्नर पे हो, हर एक एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 एंड 12। ये ध्यान रखिए। इनमें वॉइड्स का आइडिया भी होना चाहिए। सिंपल क्यूबिक में आप जानते हैं क्यूबिकल वॉइड होता है। चलिए अगर वॉइड की बात चल ही रही है तो थोड़ा सा और बताते हैं। वॉइड बॉडी सेंटर पर बिल्कुल क्यूबिकल वॉइड होगा। इनमें भी वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ एज सेंटर पर भी होते हैं और फेस सेंटर पर भी होते हैं। ये मैंने नहीं पढ़ा है, कोई जरूरत भी नहीं है। एज एंड फेस सेंटर, इसमें थोड़े से टेट्राहेड्रल एंड डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल टाइप वर्ड होते हैं।
अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। हम कब डिसाइड करेंगे हमें रिक्वायरमेंट है या नहीं है? जब हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो तब आप मुझे बताएंगे सर अब हमारे पास टाइम है, तो आप चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर दीजिए इसके बारे में, या आपको लगेगा कि कोई जरूरत नहीं है सर फालतू पढ़ने की, तो अभी हम छोड़ देंगे इसको। इसमें Z से याद रखना 6 ऑक्टाहेड्रल वॉइड, 12 टेट्राहेड्रल वॉइड, राइट। इसमें Z है 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड। इसमें मैंने लोकेशन नहीं पढ़ाई है कि कौन सा वॉइड कहां है, कैसे बन रहा है, लेकिन इसमें मैंने जरूर पढ़ाई है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड बॉडी सेंटर एंड एज सेंटर, राइट। टेट्राहेड्रल वॉइड बॉडी डायगोनल पे, और एक बॉडी डायगोनल पर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड बनते हैं। क्लियर हो गई ये बात? तो ये सब कुछ आपको जो भी मैंने पढ़ा दिया है सारा का सारा, अगर आपको ये टेबल जो भी मैंने बताई है, देखो हमने 5-6 क्लासेस लगा दी सिर्फ इस चीज को समझने में कि Z क्या है, AR के बीच में रिलेशन क्या है, पेइंग एफिशिएंसी, कोऑर्डिनेशन नंबर, लेकिन आपके एग्जाम में कोई इनकी डेरिवेशन थोड़े पूछ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि 6 क्लास का काम सिमट के एक ही क्लास में आ जाएगा अगर आप लोग सिर्फ इस बात को ध्यान रखेंगे जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। क्या किसी भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया कि बताओ FCC की पेइंग एफिशिएंसी 74% क्यों है? क्या इनके ए और आर के बीच के रिलेशन पे किसी ने डाउट किया? तो आपका एग्जामिनर ये नहीं कह रहा है कि वो 6 क्लासेस जो है उनको रट के आइए, वो कह रहा है ये वाला चीजें जो है ये ध्यान रख के आइए पेपर में और क्वेश्चन आपके सारे हो जाएंगे। चलिए अब यहां से मैं स्टार्ट करता हूं आप लोगों के साथ कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं और क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो होते हैं बेस्ड ऑन क्वेश्चंस अब तक जो पढ़ा है। टाइप 1, 2 टाइप कराऊंगा सारी कहानी खत्म हो जाएगी। टाइप 1 इज बेस्ड ऑन फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। इसको क्या दिक्कत है? हाँ जी बताइए, आपको किसने बुलाया यहाँ पे? हैं? बेस्ड ऑन फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। जितने भी ऐसे आपने याद कीजिए छोटी छोटी क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हैं कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, अगर ये वहां प्रेजेंट है, ये यहां है, ये है, इन सब के पीछे एक ही कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन चाहे कितने भी तरीके से एग्जाम में बने, आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी है कि आपको कहां पहुंचना है। तो याद रखिए किसी भी पूरे सॉलिड का फॉर्मूला जो होता है, देखिए मैं आपको बता रहा हूं एग्जैक्ट बात, फॉर्मूला कहां होता है तो आप उस की नॉलेज से क्वेश्चन को पढ़िए और कहां आने की कोशिश कीजिए, यूनिट सेल पे आने की कोशिश कीजिए। तो मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूं, मैंने आपको क्वेश्चन तो एक भी नहीं बताया। क्वेश्चन क्या होगा मैंने क्या बताया? क्वेश्चन में कुछ भी लिखा हो, जब भी क्वेश्चन में ऐसा होता है कि फाइंड द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, तो आपको उस टाइम पर क्या करना होगा, उसके यूनिट सेल में आना होगा, क्योंकि एक्चुअल में फॉर्मूला यूनिट सेल के अंदर ही होता है। अब उस यूनिट सेल में कितने एटम आए हुए हैं सिर्फ वही चेक करना है, ठीक है। अब उस यूनिट सेल में जितने एटम होंगे, क्योंकि उसी यूनिट सेल का तो रिपीटेशन है बार बार, बोलो भाई, तो अगर उसी यूनिट सेल का रिपीटेशन है बार बार, तो हम जानते हैं कि एक ही चीज का बार बार रिपीटेशन होगा, तो एक्चुअल फॉर्मूला इज कंटेन इन द यूनिट सेल। तो आप लोगों को डेटा पढ़ना है और यूनिट सेल तक पहुंचना है। दूसरी बात, अब भी आप में से बहुत बच्चों को तो यूनिट सेल तो पहुंच जाओगे, आप में से बहुत सारे बच्चों को इसमें भी दिक्कत होगी कि फॉर्मूला क्या होता है। चलिए देखिए, अगर मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैं क्वेश्चंस तो स्पेशल क्लासेस में ही करेंगे हम, मैं यहां सारे कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि क्या हो सकता है क्वेश्चन में। ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे कहता हूं ए एटम कॉर्नर ऑफ क्यूब पे प्रेजेंट है, ध्यान से समझना, मैं समझाऊंगा इजी वालों से, कॉर्नर ऑफ क्यूब, और कॉन्सेप्ट सारे होंगे उसमें। बी जो है फेस सेंटर ऑल, ए कॉर्नर पे है, बी बॉडी सेंटर पे है, राइट। और आपसे पूछा है व्हाट इज द फॉर्मूला,
तो आपको कैसे सोचना है कि आप समझ गए हैं यूनिट सेल जो है वो क्यूब है। अगर ए क्यूब के कॉर्नर पर प्रेजेंट है तो आप ये जानते हैं कि कॉर्नर वाले का कितना पोर्शन अंदर आता है 1/8। ऐसे कितने एटम हैं 8। तो एक यूनिट सेल में कितने ए हुए 1। मैंने क्या बताया था, यूनिट सेल में आइए और देखिए कौन कितना प्रेजेंट है। एक यूनिट सेल में ए 1 प्रेजेंट है, फेस सेंटर वाले का कितना पोर्शन अंदर होता है, आंसर इज 1/2। और ऐसे कितने हैं 6 हैं, राइट। तो एक यूनिट सेल में बी कितने हो गए हैं 3। अब आप में से कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऐसे लिखने स्टार्ट करते हैं A1 B3 क्रॉस मल्टीप्लाई XY, पता नहीं क्या क्या सिखा रखा होता है छोटी क्लासेस में बच्चों को, वो सब गलत है। ऐसा कुछ नहीं लिखना, आपको फॉर्मूला लिखना है कैसे, A कितने हैं 1, B कितने हैं 3। तो अगर मैं आपके एग्जाम में ये ऑप्शन बना दूं कौन सा आंसर सही होगा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, और वो सोच समझ के आंसर देना, और 4 ऑप्शन हो आप लोगों के पास। दूसरा कौन सा है A2B6, तीसरा A3B9 एंड D ऑल। बहुत सोच समझ के आंसर देना, इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी ऑप्शन बनाने वाले ने आपको अटकाने की पूरी तैयारी कर ली है। और रिस्क, जब आप किसी भी क्वेश्चन पे आंसर मारते हैं तो आपको उसके आंसर के पीछे का रीजन पता होना चाहिए कि हमने ऐसा आंसर क्यों दिया है। SiO2 का, रजनीश मिश्रा, अभी हम पहली बात तो SiO2 को पढ़ेंगे डिटेल में। SiO2 जो है 3D स्ट्रक्चर होता है, राइट। आपने पढ़ा होगा सिलिकेट है, एक 3D सिलिकेट है, सिलिकॉन ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिलिकॉन, ऐसे एक तरीके से नेटवर्क होता है। और मैं आपसे कहूंगा कि जब मैं जिस क्लास में जहां जो पढ़ा रहा हूं ना, उसको सीखने पे ध्यान दो, उसके आंसर करने पे ध्यान दो। हर पार्ट पे आएंगे, जब उस पर आएंगे तब मैं देखूंगा आप लोग कितना जानते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट आंसर आने शुरू हो गए हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि देखिए यही, इसीलिए मैं कहता हूं यहां आके पढ़ना कितना ज्यादा जरूरी है आप लोगों को, क्योंकि बाद में नोट्स देखने से, जिसके पीछे आप लोग दीवाने हैं कि किसी तरह नोट्स मिल जाए। अब ध्यान से देखो, बहुत बच्चों ने, और मैं कहूंगा मेजोरिटी वाले बच्चे जो ने आंसर किया है वो डी किया है, विच इज इनकरेक्ट। अगर इतना आसान सवाल भी आप पेपर में गलत करके आते हैं, ये सिर्फ एक ही चीज रिफ्लेक्ट कर रहा है, और वो बात ये है कि हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो सही नहीं है। हमें क्या नहीं पता, हमें ये नहीं पता कि फॉर्मूला क्या होता है। पूरी जिंदगी केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते हो गई, लेकिन हम किसी कंपाउंड के फॉर्मूले को सही मार्क नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि हमें फॉर्मूले का आइडिया नहीं था। व्हाट इज द फॉर्मूला? तो याद रखना, फॉर्मूला जो होगा इट इज द सिंपलेस्ट रेशियो। फ्रैक्शनल ना हो तो ज्यादा बेटर। वैसे अगर फॉर्मूले की बात करें, द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होना चाहिए, लेकिन कभी कभी आप देखेंगे ऐसी चीजें Fe 0.9 O 1. तो आप कहेंगे सर ये इसका फॉर्मूला क्यों है? वो अलग बात है यार। अगर डिफेक्ट प्रेजेंट हो और आयरन अपनी पोजीशन पे प्रेजेंट हो ही ना, तुम क्या कर लोगे? तब तुम सिंपलेस्ट रेशियो कहां से निकाल लोगे? बात समझ में आ रही है? वो वाले केसेस अलग हैं अगर डिफेक्ट प्रेजेंट हो। अभी हम आइडियल क्रिस्टल्स और आइडियल सिस्टम्स के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। तो अगर सिंपलेस्ट रेशियो निकालना पॉसिबल है तो उस पे जाइए हमेशा। तो अगर A3B9 लिखा है तो ये सिंपलेस्ट रेशियो नहीं है। आप 3 से डिवाइड करके A1B3 पर दोबारा से पहुंच सकते हैं। तो इसका मतलब अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आ गया व्हाट इज द फॉर्मूला, तो आप हमेशा क्या चीज ध्यान रखेंगे? इट इज द सिंपलेस्ट रेशियो। बात समझ में आ गई? बोलो भाई। तो फॉर्मूले वाले क्वेश्चंस में सबसे पहली बात, आपको कहां जाना है? यूनिट सेल में जाना है। दूसरी बात, आपको जो भी यूनिट सेल में कौन कितना प्रेजेंट है उसके नंबर कैलकुलेट कर लेने हैं। दूसरी बात, तीसरी बात, जब आप रिपोर्ट करेंगे तो आप सिंपलेस्ट रेशियो रिपीट करेंगे। कितने लोगों को बात समझ में आ गई है और कह रहे हैं कि सर हम आज के बाद इस पे कोई क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे? क्योंकि
या तो मैं अब 50 क्वेश्चन जो आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में वो सारे एग्जांपल दे दे के दिखाऊं यहाँ पे, या फिर आप इन 3 बातों को समझ गए हैं। अगर आपको ये तीनों बातें क्लियर हो गई हैं तो मुझे नहीं लगता मुझे इससे ज्यादा आपको कुछ भी सिखाने की जरूरत है। जल्दी से बताइए भाई, क्या आप लोगों को क्लियर हो गया है? जब आप बताएंगे तभी हम यहां से आगे कंटिन्यू करेंगे। वेरी गुड, इसको देख लीजिए। मुझे सिर्फ 1 मिनट लगेंगे, मैं एक बार थोड़ा सा पानी पी के आता हूँ। आप इसको ध्यान से देखिए। फॉर्मूला टाइप क्वेश्चन 2 टाइप के होंगे। मैं एक बार पानी लेके आता हूँ, मेरे गिव मी 1 मिनट, आप इसको अच्छे से देखिए। चलिए, तो आई थिंक क्या रिपीट करें हम? प्रीति, जल्दी बताइए। आप कह रहे हैं सर एक बार रिपीट कर दीजिए। अच्छा, एग्जाम्पल और देते हैं, एग्जाम्पल की क्या टेंशन। चलिए एक बार एक एग्जाम्पल को और ट्राई करते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि हम ये सारे क्वेश्चन कर पाएंगे कि नहीं। देखो, थियरी हर किसी का अलग तरीका हो सकता है पढ़ाने का, पर मेन ऑब्जेक्टिव हमारा पेपर में है कि हमें क्वेश्चन सही करने हैं। चलिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान से सुनिए। एक्स एलिमेंट प्रेजेंट कहां पे है? कॉर्नर पे। बी जो है, बी नहीं वाई, बी प्रेजेंट है हाफ फेस सेंटर पे। व्हाट इज द फॉर्मूला? चलिए, बी क्यों कह रहा हूं मैं से, अभी तो हटाया था हमने यार। सुबह सुबह ये दिक्कत होती है, थोड़ी सी नींद आती है। बाकी सब तो सही चल रहा है क्लास में। एक एक्स कॉर्नर पे है, वाई हाफ फेस सेंटर पे है। हाफ कितने फेस सेंटर होते हैं क्यूब में, ये ध्यान रखना। क्यूब। व्हाट इज द फॉर्मूला? जल्दी से लिख दीजिए।
हमारे पास एक आंसर अभी तक आया है, बाकी लोग दूसरे के आंसर से बिल्कुल भी अफेक्ट मत होया कीजिए। आपका जो आंसर आ रहा है आप उस पर चलते ही रहिए। जैसे मेरे पास 2 आंसर आ गए हैं भाई, आंसर जो है आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? सबका एक ही आंसर होना चाहिए ना। x अगर कॉर्नर पे है तो एक यूनिट सेल में x कितना हो गया है 1। बिल्कुल गलत आंसर है लर्न कैम अकेडमी जो भी लिखा है, बिल्कुल गलत आंसर लिख दिया है। हाफ फेस सेंटर का मतलब है 6 में से 3 ही सेंटर्स पर प्रेजेंट है। तो फेस सेंटर वाले का कितना आंसर होता है हाफ, कितने हैं 3, y इज 3/2 राइट। अब आपको क्या करना है फॉर्मूला लिखते वक्त, मैंने क्या बताया था, देखो सब बच्चे गड़बड़ करने की कोशिश करें, एक बार मैं चेक कर लेता हूं इतने सारे बच्चे xy3 क्यों आंसर कर रहे हैं। तो x1 y3/2 क्या ये सिंपलेस्ट रेशियो है? आंसर इज नहीं, तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं सबको, x2 y3। तो करेक्ट आंसर शुड बी x2 y3। ये क्या कर दिया आप सभी लोगों ने, x y3 कैसे एक बात बताओ, फिर इस बात को लिखने का मतलब क्या हुआ? क्या तुम लोग ये इग्नोर करते हो क्या हैं? मोनिका ने गलत आंसर किया है, संदीपा ने भी गलत आंसर किया है, हरीश ने भी गलत आंसर किया है। क्या है ये भाई? ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं मेरे को सब चीजें। क्या आप कोई 11वीं क्लास के बच्चे हैं क्या? आपने इसको इग्नोर ही कर दिया, मतलब आपके लिए मैटर नहीं करता क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है। ये बात ध्यान रखो, वो हाफ भी लिख सकता था, वो ये भी लिख सकता है ऑल्टरनेटिव। तो ऑल्टरनेटिव का मतलब भी यही होगा, अगर 6 फेसेस हैं तो उनमें से किस एक पर है एक पे नहीं है, एक पर है एक पर नहीं है, एक पर है एक पर नहीं है। बात समझ आ रही? इसको लिखने के अलग अलग तरीके हैं। तो आप लोग देखा नहीं तो ये XY3 कैसे आ गया? बोलो भाई, बोलो भाई। हरीश, हरीश तो तू पूछ ले, तू एक काम करना हरीश, तू ममता से भी पूछ ले वो कौन से बैच में है, कौन से कहाँ रहती है, सब पूछ ले, काम कर। ये देखा नहीं इसने, इधर देखो बेटा, फोकस्ड रहो, फोकस्ड, ठीक है। और मैंने क्या बताया, अगर तुम सही आंसर कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, सारी गलतियां माफ है। अगर तुम सही आंसर नहीं कर रहे हो तभी मैं बोलूंगा कि तुम ये क्या कर रहे हो, ठीक है। चलो भाई, तो इन क्वेश्चंस को मैं कितना और प्रैक्टिस कराऊं? इन क्वेश्चंस को करेंगे। एक चीज, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं तुम लोगों को, ठीक है। ये वो कंपाउंड्स हैं जो आज की क्लास में मैंने पढ़ाया, जो बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं। याद रखना, जिनमें 2 ही एलिमेंट हैं वो बाइनरी कंपाउंड्स में आएंगे। ऐसा जरूरी तो नहीं कि बाइनरी ही कंपाउंड होते हों, इससे ज्यादा भी एलिमेंट हो सकते हैं। क्या आपने स्पाइनल्स पढ़े हैं ऐसे? CO, Fe2O3, परवोस्काइट, इलेमेनाइट्स, ये जिनमें 3 एलिमेंट हैं, ये टर्शियरी कंपाउंड के एग्जाम्पल है। तो आपके एग्जाम में तो कई बार आसान क्वेश्चन ये होते हैं, इनमें से कौन कौन से बाइनरी कंपाउंड है। तो जब मैं बोल रहा हूं आप लोग उसको सही से सुनते नहीं है, और मैं इसको अभी प्रूव कर देता हूं। मैंने बाइनरी कंपाउंड भी बता दिए और टर्शियरी भी बता दिए, और मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए भाई, CaF2 कैल्शियम फ्लोराइड बाइनरी का एग्जाम्पल है कि टर्शियरी का एग्जाम्पल है? बताना जरा। कैल्शियम फ्लोराइड बाइनरी का एग्जाम्पल है या टर्शियरी का एग्जाम्पल है? सोच लीजिए बेटा, बहुत सोच समझ के सही आंसर करना है।
calcium fluoride is an example of which type of compound, a binary one or tertiary compound? बोलो भाई जल्दी। तो हमारे पास आंसर आया है कि सर बाइनरी है। क्या ये सोच समझ के आंसर किया है आप लोगों ने? डरो मत, आंसर करो। मैं तो जानबूझ के तुम्हारा नाम लेके बोलता हूं क्योंकि थोड़ा डरना भी जरूरी है। वो इसलिए ताकि पेपर में भी तुम लोग सोचो आंसर मार्क करते वक्त, क्योंकि पेपर में तो जो आपने गलती की उसके बदले में आपका पूरा ईयर खराब हो सकता है। यहां तो गलती करोगे तो मैं थोड़ी सी बेइज्जती करूंगा बस, ठीक है। और वो कोई टीचर के जब कुछ बात कह रहा है तो बेइज्जती को ज्यादा दिल पे लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इंप्रूवमेंट के लिए सीखना है। वेरी गुड, सभी ने सही आंसर दिया। इसका मतलब आप लोग एक बात समझ गए कि मैंने बोला टर्शियरी कंपाउंड में किस बेसिस पे मैं बाइनरी और टर्शियरी बोल रहा हूं। तुम हमेशा, एक जो समझदार बच्चा होता है ना, वो बेसिस समझने की कोशिश कर रहा है। मैंने बाइनरी इसलिए नहीं कहा था कि इसमें एक्स और वाई है, इसमें ये 2 है, ये 3 नहीं, इससे कोई लेन देन नहीं था। किस बेसिस पे मैंने डिवाइड किया? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तत्व कितने होते हैं। एलिमेंट इसमें 2 थे, इसमें 3 थे, इसमें कैल्शियम एक एलिमेंट है और फ्लोरीन एक एलिमेंट है। नंबर से कोई लेने देने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही? बोलो भाई। तो अब एक एग्जांपल में दे रहा हूं और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप लोग सही आंसर करेंगे, ठीक है। ए जो है लास्ट क्वेश्चन है, 6 कॉर्नर्स ऑफ क्यूब। बी जो है बाकी बचे हुए कॉर्नर्स, रिमेनिंग कॉर्नर्स एंड ऑल्टरनेटिव फेस सेंटर्स। लास्ट सी जो है रिमेनिंग फेस सेंटर्स एंड बॉडी सेंटर। व्हाट इज द फॉर्मूला? चलिए भाई, बहुत सोच समझ के करना। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप लोग अगर इसको सही कर देते हैं, इस क्वेश्चन को, तो मुझे इस टाइप के क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तब तक प्रैक्टिस कराऊंगा जब तक आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाएगा। हालांकि अगर ये सोचिए आप लोग, इतने आसान क्वेश्चंस जो हम 11th क्लास 12th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं और आज भी उनमें गड़बड़ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम वीक रहे हैं। और आपकी गलती नहीं है। जो लोग बाकी बाद में भी देखते हैं, जिनको मैं कहता हूं कि साथ में प्रेजेंट रहे हो, बाद में मत देखो, वो भी तब तक सुधार नहीं कर पाएंगे जब तक वो प्रेजेंट मोमेंट में रह के उस चीज को नहीं एक्सपीरियंस कर लेंगे। तो ये कोई पिक्चर नहीं है जो आपने बाद में देख ली, वो तो मजबूरी होती है भाई। अगर चलिए कुछ रिकॉर्ड लेक्चर्स हैं तो देख लिए, जब टीचर लाइव अवेलेबल है तो कोशिश कीजिए उस टाइम प्रेजेंट रहे, क्योंकि जो हमारा माइंड है वो उसी तरीके का हो जाता है। अब यहाँ आपको सोचना पड़ रहा है, अगर आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे होंगे, आपके पास टाइम की कोई लिमिट नहीं होगी, आप आराम से रोकेंगे, बीच में चाय पियेंगे, इधर उधर 2-4 बातें करेंगे, सोचेंगे वाह हमने सही कर दिया। अरे तुमने टाइम की कंडीशन तो अपने ऊपर लगाई नहीं। एग्जाम का पेपर अगर मैं तुम्हें निकाल के दे दूं ना, उसे कहूँ आराम से करके आओ इसे, तो तुम हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन कर दो। लेकिन जब टाइम लिमिट होती है ना, दिमाग में प्रेशर, जब घड़ी ऐसे घूम रही होती है, तब आते हुए सवाल गलत होने लगते हैं। उसकी तो प्रैक्टिस कभी करी नहीं हमने। A3B7C10, 2 बच्चों ने बहुत सही आंसर दिया, कार्तिक ने और निशा ने भी। सभी लोग सही दे रहे हैं, वेरी वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो जो लोग कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, वो ध्यान से समझ लीजिए। सभी ने सही किया है और आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोगों ने फाइनली सब सही कर दिया, क्योंकि मैं इससे ज्यादा क्वेश्चन कराना चाहता भी नहीं था। अब देखो कैसे किया। A6 कॉर्नर पे है, 1 का 1/8 पोर्शन नजर आता है, 6 का आ जाएगा
3/4, राइट। बी रिमेनिंग कॉर्नर्स पे कितने बचे कॉर्नर? भाई एक क्यूब के पास 8 ही कॉर्नर होते हैं, आउट ऑफ विच 6 पे ए प्रेजेंट है, तो 2 कॉर्नर पे 1/8 इंटू 2 पे बी प्रेजेंट है, राइट। प्लस ऑल्टरनेट फेस सेंटर का मतलब है 6 में से 3 में प्रेजेंट है, एक का 1/2 अंदर आता है इंटू 3, तो 1/4 प्लस 3/2, 1/4 प्लस 3/2, एलसीएम आ गया है 4, 1 प्लस 6, 7/4, राइट। सी प्रेजेंट है रिमेनिंग फेस सेंटर, हाफ इंटू 3 प्लस बॉडी सेंटर विच इज 1, विच इज 5/2। तो आपको किस तरीके से लिख लेना चाहिए था? ए 3/4, बी 7/4, सी 5/2। फ्रैक्शन रिमूव करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों के 4 कैंसिल हो जाएंगे और 5 का 10 बन जाएगा। दैट इज व्हाई द करेक्ट आंसर इज A3, B7, C10। जितने लोगों ने सही आंसर कर दिया है, वेरी वेरी गुड। कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो मेरे क्लास का पर्पस क्या है? क्लास का पर्पस सिर्फ यही है, क्लास में कॉन्सेप्ट सीखिए, उसके ऊपर क्वेश्चन कीजिए, कुछ प्रैक्टिस नहीं करनी है। जब प्रीवियस ईयर स्पेशल क्लास पे लेके आऊंगा तब आप देखेंगे, आप कहेंगे सर इसकी तो हमने क्वेश्चन की ऐसी तैसी कर दी, ये तो बहुत अच्छे से आता है। आप समझ बोलो भाई। चलिए, तो आपने एक टाइप का क्वेश्चन कर लिया है फॉर्मूले पे और आप समझ गए हैं सिंपलेस्ट रेशियो रिपोर्ट करेंगे और किस तरीके से कैलकुलेट करना है, ये एक तरीका है। अब दूसरा तरीका क्या होगा, देखिए क्वेश्चन पूछने का। मैं आपको ये भी बता रहा हूं, क्वेश्चन पूछने के तरीके ही तो होंगे जब फॉर्मूले पे ऊपर क्वेश्चन होते हैं। टाइप नंबर 2 क्या है? टाइप नंबर 2 में क्वेश्चन होगा ऑन द बेसिस ऑफ पैकिंग एंड वॉइड्स। पैकिंग और वॉइड्स के ऊपर क्वेश्चन होंगे। कैसे? वो तुमसे इस तरीके से सवाल करेंगे, ए जो है, बी मान लेते हैं, चलिए वैसे तो कुछ भी मान सकते हैं, हमारी मर्जी, ए बी सी डी। वो ये कह रहे हैं बी जो है क्यूबिक क्लोज पैकिंग बनाता है और ए जो है ऑल। इनको पढ़ा कीजिए, कहां कितनी जगह प्रेजेंट है, आगे क्या लिखा हुआ है, ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड में है। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द फॉर्मूला। तो हो सकता है आप में से काफी बच्चे पहले से ही जानते हो, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, जब भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये वर्ड, कौन सा, ये वाला, एक बार मैं देखता हूं ये कैसे लिखती है, काफी लाइट है ये, ला 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 ला। ये सही चल रहा है, ठीक है। इसमें टशन है लिखने में। जब भी फॉर्मूला लिखने की बात होती है तो मैंने आप लोगों को क्या कहा था, फॉर्मूला लिखने का मतलब होता है आप यूनिट सेल पे जाइए, यूनिट सेल, राइट। जब आप लोगों को यूनिट सेल पे जाना है तो यूनिट सेल पे जाने में कौन हेल्प करेगा? ए तो वॉइड में है, क्या आप ये देख के बता सकते हैं कि एक एटम वॉइड में है तो कौन सी पैकिंग होगी? नहीं, टेट्राहेड्रल वॉइड तो एचसीपी में भी थे, सीसीपी में भी थे। तो यूनिट सेल तक जाने में हेल्प हमेशा वही करेगा जो पैकिंग बना रहा है। दैट इज वाई आप लोगों को किसको पिक करना है, जो पैकिंग बनाता हुआ नजर आएगा। क्लियर है? तो आपको किसको पिक करना है हमेशा? पैकिंग वाले को। कैसे? कि ये सर बना रहा है सीसीपी, और आप जानते हैं सीसीपी की यूनिट सेल क्या होती है, सीसीपी की यूनिट सेल होती है क्या? एफसीसी। बात समझ आ गई? बोलो भाई। और आप जानते हैं एफसीसी का मतलब क्या है? बी कहां प्रेजेंट है। अगर मैं आपसे कहूं बी सीसीपी बना रहा है तो इसका मतलब सीसीपी कब बनता था? बोलो भाई, जो एटम एबीसी अरेंजमेंट बनाता था, राइट। याद करो, एबीसी अरेंजमेंट, उसी को सीसीपी कह रहे थे। और उसकी जब यूनिट सेल निकाल के दिखाई थी क्या कहा था? एफसीसी।
तो यानी वो सब डिटेल में जाके नहीं याद रखना था। बोलो भाई, अब आप लोग समझ गए हैं कि बी एफसीसी बनाने का मतलब ये हुआ बी कॉर्नर पे है और फेस सेंटर पे है। बात समझ आ गई? बोलो भाई। और कोई भी एफसीसी बनाता हो तो क्या एफसीसी के लिए जेड सिखाया था मैंने आपको? एफसीसी के लिए जेड कितना होता था? 4। अगर बी एफसीसी बना रहा है तो एक यूनिट सेल में बी कितने हैं? 4। यहां से चलिए, क्लियर है? तो हमेशा याद रखिए, जब पैकिंग और वॉइड्स के मेथड से वो जाके आपसे फॉर्मूला पूछ रहा है तो आपको उस एटम को पिक करना है जो पैकिंग बना रहा है। देखिए कौन सी पैकिंग है, उसकी यूनिट सेल पे आ जाइए, क्योंकि एट द एंड हमारा लास्ट एम तो यही था ना कि फॉर्मूला निकालने के लिए यूनिट सेल में आना है। एफसीसी पता चलते ही पता चल गए 4 बी हैं यूनिट सेल में, और हम जानते हैं एफसीसी में टेट्राहेड्रल बॉन्ड कितने होंगे? 8 टेट्राहेड्रल बॉन्ड होंगे। क्लियर है? ये सब की पोजीशन भी निकाल निकाल के दिखाई थी भाई। और सभी टेट्राहेड्रल बॉन्ड में क्या लिखा हुआ है यहां पे? ऑल। सभी टेट्राहेड्रल बॉन्ड में ए प्रेजेंट है, तो इसका मतलब कितने ए हो गए हैं? 8 ए। तो फॉर्मूला क्या होना चाहिए? तो आप कहेंगे सर फॉर्मूला होना चाहिए A8 B4। क्या ये एक सिंपलेस्ट रेशियो है? नहीं, A to B इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया क्या? बोलो यार। तो इसका मतलब आपसे बिल्कुल इसी तरीके 2 टाइप के क्वेश्चन हैं और इसके अलावा और कुछ नहीं आएंगे। बात समझ में आएगी? बोलो भाई। तो आप लोगों ने इससे पहले भी सोर्स स्टेट पढ़ा है, आप लोग जानते हैं क्या? कुछ भी बस जो किताब लिख रही है उनको पढ़ा के सुना दिया। आजकल तो ऑनलाइन पढ़ाने का मतलब ही ये हो रहा है, किताब रखी सामने, जो वो कहे जा रही है वो बताए जा रहे हैं। एज अ टीचर इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आप भी अगर फ्यूचर में ये काम करने वाले हैं तो गो थ्रू ऑल द बुक्स एंड उनका एक कंक्लूजन प्रेजेंट करना सीखिए। बट उसमें मेहनत लगती है, कौन करे, कौन इतनी सिरदर्दी ले? उससे आसान तो ये है, जो भी किताब लिखे इसे पढ़ा हो जाओ, उसकी लाइनें पढ़ते रहो, आगे बताते रहो, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दो। वो आप लोगों को गधा बना रहे हैं जिंदगी में, याद रखना। अगर मैंने आप लोगों को 2 ही चीजें यहाँ पढ़ाई है, एक सॉलिड स्टेट और एक दूसरा ओएमसी पढ़ा रहा हूँ। क्या मैंने 18 इलेक्ट्रॉन रूल को इस तरीके से पढ़ाया है कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल एक रूल होता है जिस रूल के अकॉर्डिंगली सब 18 फॉलो करेंगे और हम क्वेश्चन करने लगे? क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है, उसके बाद सारे आंसर भी सही हो जाएंगे, प्रीवियस ईयर भी डन हो जाएंगे, तो तुमने कुछ सीखा है, तुम एक गधे बनने सीखे जिंदगी में। अगर आप बिना सोचे समझे एक डायरेक्शन में भागे जा रहे हैं, कुछ भी जिसने बता दिया करे जा रहे हैं और उसका सिलेक्शन भी हुआ, तो मैं बार बार कहता हूं दैट डजंट मेक सेंस। आप लोग समझिए टॉपिक को क्या है, क्योंकि अब इस डिफरेंस ऑनलाइन तो अगर सभी लोग पढ़ा रहे हैं तो देयर इज अ डिफरेंस। डिफरेंस यही है, मैं बार बार समझा रहा हूं कि एक कंक्लूजन की पूरा कितने 4-5 क्लासेस से मैं आपको एक थ्योरी पढ़ा रहा हूं, एक क्वेश्चन नहीं कराया मैंने, ठीक है? क्यों नहीं कराया? क्योंकि मुझे पता है इस थियरी के बेसिस पे अब सारे क्वेश्चन को एक तरफा खत्म कर किया जा सकता है। तो थियरी समझनी थी। और अब देखो फॉर्मूला के ऊपर 2 टाइप के क्वेश्चन होंगे कि ए यहां प्रेजेंट है, बी यहां प्रेजेंट है, मैंने बता दिया, सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लेना। दूसरी बात, पैकिंग वर्ड के हिसाब से क्वेश्चन आ सकता है, तो भी हमें पैकिंग वाले को पकड़ना है। और सारे क्वेश्चन आप किसी भी लेवल के चले जाना, मैंने कितनी कम बात बताई है, सिर्फ 2 टाइप के एग्जाम्पल दिए। चलिए अब मैं 1-2 एग्जाम्पल और देता हूं आप लोगों को, ठीक है? और आप लोग साथ साथ पढ़ते रहिए। आप लोग देखना, आप जिंदगी में बहुत अच्छी पोजीशन पे पहुंचेंगे और उस दिन आप लोग मुझे फोन करके बताइएगा कि सर हम ये बन गए हैं, ठीक है? और अपनी मेहनत से बने हैं, कोई जरूरत नहीं, आप टेंशन मत लीजिए। कई बार हम सोचते हैं कि सर जनरल कैटेगरी में तो हमारे साथ तो नाइंसाफी हो रही है, हमारे साथ तो इतने नंबर ऑफ सीट्स नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं भी जनरल कैटेगरी में ही तो आता हूँ। बोलो, तो मैं जब मेरे को ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि नंबर ऑफ सीट्स कम है। कितनी सीट्स चाहिए? एक ना, हमें तो एक ही चाहिए, एक से तो ज्यादा ही वैकेंसी होती है। तो फिर क्या टेंशन है, क्या सोचना ऑल ओवर इंडिया में कितनी सीट्स थी, ठीक है? तो ऐसा हुआ है, मैं बता रहा हूँ। मैं जब IIT रुड़की में था तब कंपनीज आई हुई थी प्लेसमेंट वगैरह के लिए, तो मेरे को याद है SRF कंपनी आई थी, आई गेस ऑल ओवर इंडिया बहुत कम सीट थी उसमें। तो अगर मैं ये सोच लेता कि नहीं होगा तो और अच्छा है, वहां जाओ, जो दिल कहता है बोल दो, ये ऐसा होगा वैसा होगा, अपना 100% रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है? और होगा तो होगा, नहीं होगा तो भी कोई टेंशन नहीं है, पर अपना 100% तो दिया, तो मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया था। तो आप लोग ध्यान रखिए, आप बिल्कुल भी नर्वस मत होइए। आप में से बहुत सारे लोग नर्वस हो जाते हैं इंटरव्यू को सुनते ही या कोई बात सुनते ही। अरे कोई नौकरी है थोड़ी तुम्हारी जो छीन लेगा, सही गया तो मिल जाएगी नौकरी, नहीं तो नहीं मिलेगी जॉब। बात समझ में आ रही है? अच्छा अब देखो, मैं 1-2 क्वेश्चन दूंगा सिर्फ, और मुझे आइडिया लग जाएगा आप इस टाइप के क्वेश्चन को करने में समर्थ हैं या नहीं है।
अब ध्यान समझिए, y जो है CCP बना रहा है, CEP नहीं है, CCP है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। x इज प्रेजेंट इन, मैं पहले एनसीईआरटी का सवाल लेता हूं, आज उस लायक हुए हैं कि एनसीईआरटी के सवाल को पेल सके हम। टेट्राहेड्रल वर्ड, ये था वो एनसीईआरटी का सवाल जो हमें, काश हमें 12th में तरीके से बात पढ़ा दी गई होगी, पढ़ा दी गई होती, तो आज हमें 5 साल बाद या इतने साल बाद, 3 साल बाद ये सब चीजों को दोबारा नहीं पढ़ना होता। एंड दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, कि आप लोग भी चीज को बहुत परफेक्शन से सीखिए, कि किसी को कल बताएं। यही सोच स्टेट जाके मैंने देखा कई बच्चे जो है वो फोन करते हैं, सर जो आप पढ़ा रहे हो सारी चीजें पढ़ा रहे हैं, एज इट इज पढ़ा देते हैं। तो कितनी खुशी की बात है कि मुझे लगता है कि चलो उस एरिया में जहां पढ़ा रहे हैं कम से कम वहां के बच्चे तो ऐसे निकम्मे नहीं होंगे कि क्वेश्चन का आंसर, वो लोग ठेका लेते हैं, आप जानते हैं एनसीईआरटी में वो बता देंगे सोच स्टेट से डेंसिटी का क्वेश्चन आएगा, बच्चे ऐसा करते जेड निकाल लो, वो निकाल ले, उस टाइम पे हम बड़े खुश हो रहे होते हैं, वो सर ने, सर जी गुरु जी पास करवा दिया, गुरु जी पास करवाने से अच्छा फेल होना ही होता है, ठीक है, और वो जिंदगी में फेल ही रह जाते हैं। कुछ लोगों के मायने अलग हो सकते हैं, वो कहते हैं क्या हुआ, पास हो गए तो क्या हुआ, डिग्री तो मिल गई। खैर वो लोग अगर अपनी सिर्फ अपनी जिंदगी अगर आप लोग ऐसे ही चाहते हैं कि सुबह उठें, काम पे जाएं, शाम को वापस आएं और सो जाएं, तो पास होना बेहतर है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी जिंदगी ऐसी नहीं है, आप अपनी रिपीटेडली एक ही, आपने कभी सोचा है एक ही दिन को रोज जीते हैं, एक ही दिन को, सेम रूटीन, एवरीथिंग इज सेम, और उसको अपनी जिंदगी कहने की कोशिश कर रहे हैं, तो भैया ऐसी जिंदगी तो 70 साल का तुम 170 साल भी जी लो तब भी कोई पॉइंट नहीं हो सकता, पॉइंटलेस लाइफ है। मैं ये भी नहीं कह रहा हर दिन नया हो सकता है, पर जो सोच समझ के चीजों को एनालाइज करके आगे बढ़ते हैं लोग, वो कम होते हैं, लेकिन उनकी लाइफ बहुत बेटर होती है। अदरवाइज मोस्टली लोगों की लाइफ यही है, जो हाउसवाइफ है वो सुबह घर से उठती है, बच्चों को खाना एंड शाम तक यही काम है, रिपीटेडली रोज वही काम है, वो बहुत मेहनत का काम है। और आपके जो पेरेंट्स में जो फादर हैं वो सुबह जाते हैं, शाम को रात को वापस आते हैं, रिपीटेडली वही काम है। तो इफ यू आर लिविंग द सेम डे अगेन एंड अगेन, तो मैं इसको ज्यादा अप्रिशिएट नहीं करूंगा। मैं बस ये कहूंगा कि आपके पेरेंट्स, आप बहुत ज्यादा मेहनती हैं और वो बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए अपनी पूरी जिंदगी, इसे कहते हैं अपनी जिंदगी छोड़ देना, कहते हैं ना पेरेंट्स जिंदगी छोड़ देते हैं। अरे जो इंसान एक ही लाइफ को बार बार जी रहा है तुम्हारे लिए। हाँ प्रशांत कुमार, मैं थोड़ा जल्दी क्लास लगाऊं, बताऊं, मेरे को शायद तूने कल भी कहा था प्रशांत की सर ये टाइम सही नहीं है, 7:30 से स्टार्ट कर लें, 7:30 से 8:39 तक खत्म कर दिया करेंगे, या 7:30 एक सही टाइम है। Y3X4 मुझे काफी बच्चों ने, अरे वाह, कोई X4 Y3 कह रहा है, कोई Y3X4 कह रहा है, कमाल कर दियो यार तुम। CCP का मतलब है यूनिट सेल है FCC, राइट, और FCC का मतलब है एक यूनिट सेल में Y कितने हैं, 4Y हैं, तो Y4 होने चाहिए पहली बात। तो टेट्राहेड्रल वर्ड कितने हैं, 8। क्या सभी में A प्रेजेंट है, X प्रेजेंट है, नहीं, X सिर्फ 2/3 में प्रेजेंट है, यानी X इज प्रेजेंट इन 2/3 ऑफ 8। कितना हुआ ये, 16/3 X प्रेजेंट है। फॉर्मूला क्या होगा, X 16/3 Y4। तो पहले 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, X 16 Y12, क्या सिंपलेस्ट रेशियो आया, नहीं आया, 4 से डिवाइड कीजिए, X4 Y3। क्लियर हो गई है बात, बोलो भाई। संदीपा क्या नहीं, नहीं क्यों लिखा है, तो अब मैं सिर्फ 2 लास्ट क्वेश्चन और दूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है इन 2 मिनट 2 क्वेश्चन से आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। एक भी गलत मत करो यार, गलत करने का मौका ही नहीं देंगे हम। समझिए हर बात को, एक लॉजिकली समझा रहा हूं, अब ध्यान से सोचिए फिर से। P है, HCP बना रहा है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, राइट। Q जो है हाफ टेट्राहेड्रल वॉइड एंड हाफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है।
व्हाट इज द फॉर्मूला? बहुत ही सोच समझ के आंसर कीजिए। अपना टाइम भी बताते जाइए सभी बच्चे। तो 8 AM क्लासेस कह रहे हैं सभी लोग। कल तो 9:30 ही है, कल तो मैं चेंज नहीं कर सकता, सैटरडे संडे तो मैंने लगा दी थी। मंडे से या उसके बाद से हम टाइम चेंज कर सकते हैं। इवनिंग और मॉर्निंग में, इवनिंग टाइम शुरू में थोड़ा सा प्रॉब्लम देगा तुम्हें, क्या मेरे को खुद देगा, क्योंकि मेरे को सुबह उठने की आदत नहीं। पर मुझे लगता है कि हम लोग सुबह क्लास लेके फ्री हो जाएंगे। निशा ने आंसर दिया है P2Q3। ठीक है, तो भैया अब तो मेरे को लग रहा है सुबह ही आने में ज्यादा फायदा है, क्योंकि आपकी आदत सुधारनी होगी। कठिन परिश्रम की आवश्यकता होती है। अगर मैं अपनी नींद देखूंगा तो मैं शाम को ही लगाना प्रेफर करूंगा, लेकिन मैंने सोच लिया है मुझे मेहनत तो करनी होगी आप लोगों के साथ, तो मैं सुबह उठूंगा और सुबह ही पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ताकि उसके बाद आप फ्री रहें। समझ रहे हो? और एक क्लास होगी जो स्पेशल क्लास होती है, वो रात को। सुबह अपना पढ़ के जाइए, दिन में जो करना है कीजिए, रात को फिर से आइए, फिर से मिलिए, अब कर देंगे। ये टाइम टेबल रहेगा बिल्कुल सॉलिड। समझ में आया क्या? चलिए आंसर देते हैं। P2Q3 मैक्सिमम बच्चों ने लिख दिया। देखो, जो SCP बना रहा है याद रखना, उसकी यूनिट सेल FCC नहीं है, उसकी यूनिट सेल क्या है? हेक्सागोनल, राइट। और मैंने बताया था जो भी हेक्सागोनल यूनिट सेल बनाता है उसके लिए Z कितना था? 6, विच मीन्स एक यूनिट सेल में 6p प्रेजेंट होंगे, राइट। हेक्सागोनल यूनिट सेल में 12 टेट्राहेड्रल बॉन्ड होते हैं, अभी लिखवाए थे। 8 6 ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड होते हैं, राइट। उनमें से हाफ में Q प्रेजेंट है, यानी 12 में से 6Q, 6 में से 3Q, टोटल 9Q। P6Q9, P6Q9, this is not the exact formula। P2Q3। तो भाई मैं अब समझ गया हूं बच्चों, वेरी वेरी गुड। आप लोग फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड निकालने में कोई भी बच्चा गलती नहीं करेगा। वेरी गुड। देखो कितना अच्छा लग रहा है आप सब, इतने सारे P2Q3 लिखे हुए हैं, आ रहा है ना मजा? और यही मैं चाहता हूं हमेशा से, सीखिए चीज को और सही आंसर कर दीजिए। क्लियर हो गई ये बात? तो ऐसे कितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आप सभी का सही आंसर कर देंगे। अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं एक, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन तो यही होंगे, बस मैं थोड़ा सा चेंज क्या कर रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं ए एटम जो है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनाना है। इस बार मैं क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा हूं, राइट। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, राइट 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 राइट। बी जो है इज प्रेजेंट इन द वॉइड। व्हाट इज द फॉर्मूला? बस इससे ज्यादा कभी फॉर्मूला पे क्वेश्चन तुमने अपनी जिंदगी में नहीं देखे होंगे, ना आएंगे। समझ में आ रही बात? क्या स्पेशल में पूरी बात लिखा करो। प्रीति शर्मा आपने क्या कहा है? कहां सर स्पेशल में क्या? इसका क्या जवाब दूं मैं? तुम लोगों को मैंने पहले भी समझाया कि देयर इज अ टाइम डिफरेंस। जिस टाइम फ्रेम में मैं बोल रहा हूं और जिसमें तुम्हारे पास रिसीव हो रहा है, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 15 to 20 सेकंड। तो मैं उन 15-20 सेकंड में बहुत कुछ आगे बोल जाता हूं, और फिर तुम्हारे तक 20 सेकंड बाद वो बात पहुंचती है, और तब तुम टाइप करते हो। तो अराउंड 30 सेकंड लग जाते होंगे। जब 30 सेकंड बाद आप मेरे को कुछ चीज का आंसर दे रहे हैं, तो मुझे क्या पता।
हाँ, मैं YouTube की बात कर रहा हूँ भाई। YouTube पे जो क्लास होगी वो सुबह सुबह अटेंड कर लेते हैं, स्पेशल क्लासेस अपनी रात वाली रखेंगे। ए भी बहुत सारे बच्चों ने आंसर कर दिया है, और देखते हैं कितने लोगों ने सही आंसर किया है। कुछ लोगों के दिमाग में डाउट आ सकता है। देखो, हर क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूँ, क्या मैं सारे क्वेश्चन कभी भी ऐसा क्वेश्चन देता हूँ जो डायरेक्ट हो रहे हो कि ये आंसर पुट कर दो आ जाएगा? मेरे को तुम्हारी कैलकुलेशन या तुम्हारे दिमाग में कोई को स्लो थोड़ी करना है। हर क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूँ उससे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ बात सभी को क्लियर हो, और वो बात ये है, जैसे कि सभी ने आंसर लिख दिया AB 8, इसीलिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। किसी ने तो आंसर लिख दिया है PQ। प्रीति शर्मा, P कहाँ है इसमें और Q कहाँ है? सभी ने AB 8 लिखा है, मैं नहीं जानता क्यों लिखा है, ध्यान से देखो। सिंपल क्यूबिक का मीनिंग ये था भाई, इतना डिटेल में थ्योरी क्यों पढ़ाया हमने? अगर हमारे पास जो A एटम है वो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बना रहा है, तो A इज प्रेजेंट एट द कॉर्नर, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है। अब मैंने ये क्यों नहीं बताया कि B कौन से वॉइड में है, विच वॉइड, क्यों नहीं बताया? क्योंकि सिंपल क्यूबिक में सिर्फ एक ही टाइप का वॉइड बनता है, और वो कौन सा होता है? क्यूबिकल होता है। समझ में आ गया होगा। जब क्यूबिकल वॉइड ही बनता है, तुम जानते हो ना यार, ये साइज इसका एक्चुअल साइज थोड़ी है। एक्चुअल में तो 4 बड़े बड़े ए नीचे हैं, 4 बड़े बड़े ऊपर हैं, बीच में खाली जगह है, वो क्यूबिकल वॉइड है, तो और कुछ बनता ही नहीं। तो क्यूबिकल वॉइड में प्रेजेंट है कौन? क्यूबिकल वॉइड में प्रेजेंट है बी। यहां तो एक यूनिट सेल में एक ही क्यूबिकल वॉइड बनता है। कुछ नहीं सर, इसके साइड में भी होगा। अबे निकम्मो, साइड में ये जिसकी तुम बात कर रहे हो, एक वॉइड तो यहां भी होगा, मैं भी मानता हूं, लेकिन वो इस यूनिट सेल के अंदर थोड़ी है भाई, वो तो दूसरी यूनिट सेल के अंदर है। बात समझ में आ गई? बोलो भाई। हाँ बताओ, जिसको जो डाउट है लिखो, क्या डाउट आ रहा है? तो इसका मतलब सिंपल क्यूबिक में एक ही टाइप का वर्ड होता है, और एक यूनिट सेल में एक ही क्यूबिकल वर्ड होता है। तो ए जो है वो कितने लिखेंगे आप? देखिए, ए हो गए हैं भाई, एक का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 है, 10 बार लिख चुके हैं इस चीज को, ऐसे 8 है, तो ए है 1, और बी क्यूबिकल वर्ड में है जो कंप्लीटली इनसाइड द यूनिट सेल है, बी भी कितना हो गया है? 1 हो गया। दैट इज व्हाई द करेक्ट फॉर्मूला शुड बी ए बी, जो कि बहुत सारे बच्चों ने लिखा है। अच्छा, चलिए, तो जल्दी से अब अपनी क्लासेस का टाइम जो है वो एडजस्ट कर लेते हैं। तो मैं जो टाइम है एक बार आप लोगों के सामने रख देता हूं। अभी आज ही, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग मुझे आज खत्म करना है। आई एम नॉट वेस्टिंग माय टाइम ऑन केमिकल बॉन्डिंग के प्रीवियस ईयर्स पे। प्रीवियस ईयर्स अटेम्प्ट करने जरूरी हैं सभी बच्चों को। ठीक है भाई, पीरियोडिक के प्रीवियस ईयर मैंने करा दिया आप लोगों को, तो अब ध्यान से समझ लो आज का शेड्यूल क्या है। अब मैं केमिकल बॉन्डिंग के PYQs कराऊंगा। कुछ कल भी करे थे, 2-3 दिन से हम कर रहे हैं, और मेरा टारगेट है इसे खत्म करते हैं, सो दैट कि कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पिक कर सकें। तो 11:30 AM एक क्लास यहां है, 11:30 AM स्टार्ट करेंगे। स्पेशल क्लास ऐप पर है, अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर लेना, कोई चार्जेस नहीं है, फ्री है। तो PYQ जितनी जल्दी हो सकते हैं आज की क्लास में ही, चाहे 2 क्लास लगानी पड़े चाहे 3। अरे हरीश, यही तो कह रहा हूं मैं भाई, PYQ आज खत्म कर देंगे ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। 11:30 क्लास लगाऊंगा, एक मुझे लगता है 1 बजे लगा लूंगा, और एक रात को 10 बजे ही। जब ये खत्म हो जाएगा तो हम अब सॉलिड स्टेट के क्वेश्चंस करना प्रीवियस ईयर स्टार्ट करते चले जाएंगे, राइट? तो ये भी दूसरा काम स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी 11:30 पे मिलते हैं, और फिर नेक्स्ट क्लास कब होगी वो आपको वही में अभी थोड़ी देर में आपको पूरा शेड्यूल मेरी प्रोफाइल के नीचे मिल जाएगा। और मेरी प्रोफाइल कहाँ है? इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी, वहां आप देखिएगा। उसमें जाके मैं अभी इस क्लास के जस्ट बाद सारी क्लासेस लगा दूंगा।
यूट्यूब का कल का टाइमिंग है भाई, वो हम रात को भी बता देंगे, पर मैं बताता हूँ कल यूट्यूब पे मिलने वाले हैं सुबह 9:30 ही। तो सैटरडे और संडे को हमने ये रख लिया है। मंडे से मैं सुबह क्लास लेना स्टार्ट करूंगा, और मंडे की सुबह वाली टाइमिंग को एक बार आप सभी लोग मुझे बता दीजिए। टाइमिंग जो है आप 7:30 चूज कर सकते हैं और 8 चूज कर सकते हैं। मॉर्निंग सुबह क्लास लेंगे, ये सबसे सही टाइम है। मैं चाहता हूं आप लोग जो सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए। धीरे धीरे देखो, आपको तो बेटा सुबह उठ के सिर्फ ऐसे फोन देखना है, मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ आके पढ़ाना है विद द एनर्जी। तो इसलिए मैं मेहनत करने को तैयार हूं तुम लोगों के लिए, क्योंकि मैं जानता हूं सुबह उठेंगे तो आंखें खुल जाएंगी, और आंखें खुल जाएंगी तो उसके बाद हम ब्रेकफास्ट करेंगे, जो भी कुछ लोग हो सकता है जल्दी उठते ही हो, एंड देन अपना पूरे दिन का काम देखेंगे। ठीक है, ठीक है। तो इन दोनों में से किसी एक टाइम को मैं फिक्स कर दूंगा। वैसे तो दोनों में से कोई टाइम है ही नहीं डिफरेंस। तो अभी हम 11 बजे ऐप पे मिलते हैं सभी लोग। चलिए भाई जल्दी से सभी लोग 11 PM 11 AM मिल जाना ऐप के ऊपर। बाय बाय। चलिए।